और बड़ी खबर गुजरात चुनाव से जुड़ी हुई, जहां गुजरात में पहले चरण की वोटिंग आज जारी है। 19 जिलों की 89 सीटों पे वोट डाले जा रहे हैं और सुबह 11 बजे तक 11.75% मतदान हुआ है। शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे और 788 उम्मीदवार जिनकी किस्मत ईवीएम में आज कैद हो जाएगी। मतदान के लिए 14,382 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदान को लेकर लोगों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है और लोग सुबह से कतार में लग के मतदान कर रहे हैं और प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए ताकि कहीं पर किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना ना हो, कोई लापरवाही ना हो। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम और लोगों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही लोग कतार में लग के अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी ने पिछली दफा 48 सीटें जीती थी यहां पे और कांग्रेस ने 40 सीटें जीती थी। एक सीट पर निर्दलीय ने जीत हासिल की थी। इन 89 सीटों का गणित क्या है 2017 का, वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आज पहले चरण में इन्हीं 89 सीटों पे मतदान हो रहा है और पिछली दफा मुकाबला टक्कर का था दोनों में, बीजेपी और कांग्रेस में। अगर एक तरफ 48 सीटें थी तो दूसरी तरफ 40 सीटें थी। अब इस बार किस तरह के समीकरण है ये देखना होगा। लोग तो कांग्रेस जो है, गुजरात चुनाव की अगर बात करें तो यहां पे देखिए किसके कितने प्रत्याशी हैं मैदान में। आम आदमी पार्टी के 88 उम्मीदवार मैदान में हैं, बसपा के 57 हैं, जबकि बीटीपी के 14 उम्मीदवार चुनावी मैदान में, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 4 उम्मीदवार, निर्दलीय 339 हैं। तो बीजेपी के 89 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, कांग्रेस के भी 89। तो ये ट्वीट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि आज गुजरात चुनाव का पहला चरण है। मैं आज मतदान करने वाले सभी लोगों, विशेष रूप से पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से रिकॉर्ड संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह ट्वीट किया। तो आज गुजरात में चूंकि 2 चरण का चुनाव होना है, आज पहले चरण का चुनाव है, 5 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होगा और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। लेकिन आज की अगर बात करें पहले चरण की तो ये 89 सीटें हैं जिस पे वोट डाले जा रहे हैं और पिछली दफा इन 89 में से 48 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, जबकि 40 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। यानी ये वो क्षेत्र है जहां पे मुकाबला 2017 में कड़ा देखा गया था, बराबरी की टक्कर देखी गई थी, 48 बनाम 40। इस बार क्या समीकरण होंगे, मतदाता का मूड क्या है, मुद्दे क्या है, यह देखना बाकी होगा। लेकिन दावे सबके अपने अपने हैं। तो आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और 4 जगह पे चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पाटन जिले की बायड विधानसभा में भी वो प्रचार करेंगे और बनासकांठा जिले की धनेरा विधानसभा में भी जनसभा होगी। अहमदाबाद जिले की धांधुका विधानसभा में वो जनसभा करेंगे और वडोदरा जिले की बघोडिया विधानसभा में भी वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। और जाहिर है यहां पे डबल इंजन की सरकार का जिक्र किया जाएगा, केंद्र की उपलब्धियों को, राज्य की उपलब्धियों को गिनवाया जाएगा, विपक्ष पे वार किया जाएगा। अमूमन मुख्यमंत्री के संबोधन में सरकार की उपलब्धियां, विपक्ष पे वार और बदलाव की बात और विकास को प्राथमिकता दी जाती रही है। और भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड वो नेता हैं, जो स्टार प्रचारक हैं, उनमें उनका नाम सबसे ऊपर। और जहां भी चुनाव हो, चाहे गुजरात हो, चाहे दिल्ली हो या फिर हिमाचल हो, जिस भी राज्य में देश में चुनाव हुए हैं, चाहे निकाय चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, हर चुनाव में मुख्यमंत्री गंभीरता से आगे दिखाई देते हैं। तो अश्विनी हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। अश्विनी, मुख्यमंत्री आज गुजरात दौरे पे है, 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री को देखा भी गया कि जहां भी चुनाव हुए उनको एक फायर ब्रांड नेता के तौर पे देखा जाता है। गुजरात में उनके जाने का किस तरह का असर देखा जाएगा?
बिल्कुल अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो चुनावी समर जहां भी होता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद अगर सबसे ज्यादा डिमांडिंग पर्सन होते हैं इस बात और स्टार प्रचारक, तो वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होते हैं। अभी हाल में देखा गया हिमाचल प्रदेश का चुनाव संपन्न हुआ और वहां पर भी जो लोकल लीडरशिप थी लगातार चाह रही थी कि ज्यादा से ज्यादा जो जनसभाएं हैं, ज्यादा से ज्यादा रोड शो हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगाए जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज उत्तर प्रदेश एक मॉडल के रूप में उभर रहा है। 2017 से पहले कहीं ना कहीं कहा जाता था कि जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती थी तो गुजरात मॉडल सबके सामने पेश करती थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं उनके पास एक और बड़ा मॉडल है, वो यूपी मॉडल है। यूपी ने जिस तरीके से पिछले 5 सालों में काम किया, कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर काम किया गया, औद्योगिक विकास को लेकर काम किया गया, सड़कों को लेकर काम किया गया, बिजली को लेकर काम किया गया, साथ ही साथ सबसे जो प्राथमिकता वाला काम था वो कानून व्यवस्था को लेकर काम किया गया। लोगों का, आम जनता का मानना होता है किसी प्रदेश या किसी भी देश या भी किसी की भी राज्य जिले की अगर कानून व्यवस्था बेहतर नहीं तो वहां पर कितनी भी सुविधाएं दे दी जाएं तो शायद वहां की जनता खुश नहीं रह पाएगी। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसी पर काम किया और उसका परिणाम ये रहा कि आज सैकड़ों जो बड़े माफिया थे, चाहे पूर्वांचल की बात करें या फिर पश्चिम की बात करें, आज सलाखों के पीछे 44 अरब से ज्यादा की संपत्तियां इनकी कुर्क हो चुकी हैं, जिन पर सरकारी या तो कब्जा हो गया या फिर उनको नस्ते नाबूद कर दिया गया। निश्चित तौर पर दूसरा अगर बात करें तो मुख्यमंत्री की एक राष्ट्रवादी छवि है, साथ ही साथ हिंदुत्ववादी छवि है, एक पीठ के पीठाधीश्वर है। निश्चित तौर पर जिस गोरखनाथ पीठ से मुख्यमंत्री आते हैं उसके अनुयायी पूरे देश में है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनका बखूबी फायदा लेना चाहती है। वो चुनावी प्रचार, चुनावी माहौल में देखा गया कि जो पहला चरण था, पहले चरण चुनाव होना, आज वहां वोटिंग चल रही है और ठीक इससे पहले लगातार मुख्यमंत्री के दौरे गुजरात के लगाए गए। एक रोड शो हो रहा था सूरत में, उस दौरान देखा गया कितनी बड़ी संख्या में वहां पर भीड़ थी, सड़क पर निकलने के लिए जगह नहीं बची थी। सोचिए क्या उनकी लोकप्रियता है। ये सिर्फ लोकप्रियता उत्तर प्रदेश में नहीं, बाकी प्रदेशों में। पश्चिम बंगाल का जब चुनाव संपन्न हुआ था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन सीटों की जिम्मेदारी दी गई जो भारतीय जनता पार्टी टफ मान रही थी। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ने उन सीटों पर प्रचार किया था और उसके बाद 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई थी। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इन चीजों को, कहीं ना कहीं जो रिजल्ट आया उससे उत्साहित होकर भारतीय जनता पार्टी की जो लोकल लीडरशिप होती है वो चाहती है कि वो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके यहाँ चुनाव प्रचार के लिए आए और कहीं ना कहीं इसका फायदा वहां के जो प्रत्याशी है उनको मिले। आज जब मुख्यमंत्री गोरखपुर दौरे पर हैं और लगभग 11:30 बज रहा है और मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा गुजरात अहमदाबाद पहुंच चुके होंगे। गुजरात जाने के बाद में 4 जिलों की जो विधानसभा सीटें उन पर चुनाव प्रचार करेंगे, जिसमें पाटन जिला है, साथ ही साथ अगर अहमदाबाद है, बड़ौदा शामिल है। इन जिलों की विधानसभा सीटों पर चुनावी प्रचार करेंगे और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का जो मॉडल है उसका जिक्र करेंगे, साथ ही साथ डबल इंजन की जो सरकार है उसका जिक्र करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब भी कोई भी चुनाव होता है तो इस चीज का जिक्र भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज जरूर करते हैं कि अगर डबल इंजन की सरकार होगी तो वाकई में फायदा मिलेगा। और इसके तमाम उदाहरण भी हैं। अभी देखा गया था कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की तमाम संपत्तियां लंबे समय से अटकी पड़ी थी, एक दूसरे को हस्तांतरित होती नहीं हो पा रही थी। यही हाल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बीच थी, क्योंकि केंद्र में और सरकार होती थी, उत्तर प्रदेश में दूसरी सरकार थी और मध्य प्रदेश में या उत्तराखंड में दूसरी सरकार थी, जिसके चलते कहीं ना कहीं उन संपत्तियों का हस्तांतरण नहीं हो पाया था। लेकिन जब तीनों जगह पर, दोनों जगह लेयर पे एक ही सरकार आई तो निश्चित तौर पर आसानी से वो काम हो गया। आज जब मुख्यमंत्री एक बार फिर जो गुजरात पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर जो उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर के, औद्योगिक विकास को लेकर के काम किया उसको कहीं ना कहीं गिनाएंगे, क्योंकि एक समय कहा जाता था कि अगर गुजरात मॉडल किसी प्रदेश में लागू होगा तो उसका विकास, डेवलप जो है वो तेजी से होगा। लेकिन आज ऐसा नहीं। आज उत्तर प्रदेश खुद एक खास मॉडल के रूप में उदाहरण बन रहा है और दूसरे राज्य इसको अपना रहे हैं। अक्सर देखा जाता है जो चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो, चाहे असम के मुख्यमंत्री हो, खुले मंचों से कहते हैं कि अगर उनके अपराधी पनपेंगे, अपराधी अपराध करेंगे तो निश्चित तौर पर जो कार्रवाई उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही वो होगी। क्योंकि 2022 का जब लोकसभा विधानसभा चुनाव था उस दौरान देखा गया था कि जो बुलडोजर नीति थी वो कहीं ना कहीं जो वोटर्स थे उनके सर चढ़ के बोली थी और इसी का नतीजा रहा कि 37 साल का लंबा अंतराल रहा कि कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी कर पाए। निश्चित तौर पर ये चीजें जो हैं कहीं ना कहीं आज गुजरात की जनता के सामने मुख्यमंत्री रखेंगे और कहीं ना कहीं उनको लोग सुनना भी चाहते हैं, उनको पसंद करते हैं। कितना फायदा होता है हालांकि तो रिजल्ट तय करेगा, लेकिन जो अभी तक का रिकॉर्ड रहा है, जिन सीटों पर मुख्यमंत्री ने प्रचार किया है वो 70 से 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी खाते में आई, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो लोकल लीडरशिप होती है वो इससे उत्साहित
उत्साहित होती है और वो चाहती है कि प्रधानमंत्री के बाद अगर सबसे ज्यादा कार्यक्रम किसी नेता के लगाए जाए, किसी मुख्यमंत्री के लगाए जाए, तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में हो। जी अश्विनी, चूंकि उनकी व्यक्तिगत छवि किसी से छिपी नहीं है, वो लोकप्रिय हैं, लोग उन्हें सुनना देखना पसंद करते हैं, लेकिन यूपी मॉडल की अगर हम बात करें तो उसका जिक्र जरूर होता है, चाहे वो हिमाचल जाएं, चाहे वो दिल्ली जाएं, चाहे वो गुजरात जाएं। यूपी मॉडल अपने आप में एक उदाहरण के तौर पे दिया जाता है। क्या यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ को आगे केंद्र जो है वो रख के चुनाव प्रचार में दिखाना चाहता है कि देखिए साहब, जिस भी राज्य में इस तरह का मॉडल चाहिए वहां पे हम इसी तरीके के नेताओं को आगे करते हैं। हालांकि गुजरात अपने आप में एक मॉडल है। बिल्कुल। इसका उदाहरण आप इससे समझिए, अभी कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले कोविड की समस्या उत्पन्न हुई थी, पूरे देश ने उसको झेला था। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य था, यहाँ पर उतनी बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन इन सब के बावजूद में जो ट्रिपल टी फार्मूला था, उसके तहत जिस तरीके से कोविड पर कंट्रोल किया गया, जो स्ट्रेटजी मुख्यमंत्री की ओर से अपनाई गई थी, निश्चित तौर पर उसकी सराहना WHO ने भी की, केंद्र सरकार ने भी और विदेशी संस्थाओं ने भी की। निश्चित तौर पर यही चीजें होती हैं, सुविधाएं कम है उत्तर प्रदेश के अंदर, विकल्प कम है, लेकिन उनको कैसे यूटिलाइज करना है ये बखूबी मुख्यमंत्री को पता है। ओडीओपी की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता था, लेकिन ओडीओपी पर मुख्यमंत्री ने काम किया। आज जो डिस्ट्रिक्ट वाइज कहीं ना कहीं छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग हैं वो बढ़ रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश में जब कोविड का कहर था, उस दौरान देखा गया था तमाम जो मजदूर थे दूसरे प्रदेशों से उत्तर प्रदेश आ रहे थे, तो मुख्यमंत्री ने उसी तरह समय संकल्प किया था कि उत्तर प्रदेश के जो मजदूर हैं या फिर कोई भी व्यक्ति है, अब उसको बाहर रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ेगा, उसके लिए यहीं पर रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे और निश्चित तौर पर उस पर निरंतर काम हो रहा है और आने वाले समय में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश जो 1 ट्रिलियन का सपना देख रहा है वो जरूर पूरा होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अश्विनी इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गुजरात दौरा है और 4 जगह पे वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। अगली खबर रामपुर से है, जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का रामपुर दौरा आज है और आज रामपुर में चुनाव प्रचार करेंगे अखिलेश यादव। दोपहर करीब 1 बजे वो रामपुर पहुंचेंगे और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आसिम राजा के पक्ष में वो प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। तो अखिलेश यादव भी पूरी तरह से एक्टिव हैं, चाहे मैनपुरी की बात हो या रामपुर की या खतौली की, कोशिश उनकी यही कि इन सीटों को जीता जाए। दोपहर 1 बजे वो यहां पहुंचेंगे और उनके पहुंचने से पहले तैयारियां पूरी तरह से की जा रही हैं। प्रशासन भी अलर्ट ताकि कोई लापरवाही ना हो और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, पदाधिकारियों में भी काफी उत्साह है अखिलेश यादव को लेकर कि आज उनके नेता उनके बीच में होंगे। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज रामपुर दौरा है। रामपुर में भी चूंकि उपचुनाव होना है और यहां आज वो पहुंचेंगे, आसिम राजा के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। क्योंकि अब तक आजम खान ही उनके पक्ष में आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब अखिलेश यादव भी रामपुर पहुंच रहे हैं, तो जाहिर है कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में, पार्टी पदाधिकारियों में काफी उत्साह है कि आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बीच में होंगे। और यहां पे एक सभा को वो संबोधित भी करेंगे। सुरक्षा के पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही ना हो। तो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव रामपुर के किले मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता फहीम खान ने। इस वक्त आप देख सकते हैं सुरक्षा कर्मी मौजूद है, सुरक्षा का घेरा खड़ा कर दिया गया है। आज यहाँ अखिलेश यादव जी का कार्यक्रम है। अखिलेश यादव प्रचार करने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के उपचुनाव में जो प्रत्याशी हैं आसिम राजा, उनके साथ मौजूद रहेंगे आजम खां और इसके अलावा भी कई सारे नेताओं का जमावड़ा यहाँ लगने जा रहा है। आप देख सकते हैं सुरक्षाकर्मी बिल्कुल तैनात हैं। हालांकि उनका प्रोग्राम जो है वो 1 बजे का है और 1 बजे से कहीं ज्यादा यानी कि 1 घंटा लेट से वो यहाँ पहुंचेंगे। और ये सामने मैं आपको दिखा दूं, पूरा स्टेज तैयार कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री सपा मुखिया अखिलेश यादव का जो कार्यक्रम है वो ये सभा स्थल में दिखा रहा हूँ आपको। इसी सभा स्थल पर यहाँ उनका कार्यक्रम होना है। यही वो जनता को संबोधित करेंगे, वोटरों को संबोधित करेंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि पुलिस फोर्स अपना पूरा खाका तैयार कर रही है। जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, ड्यूटी का चार्ट तैयार किया गया है, उसके हिसाब से सभी ड्यूटी पर तैनात हैं। आप देख सकते हैं यही वो स्टेज है जिस स्टेज से आज अखिलेश यादव
यहाँ गरजेंगे और अपने वोटों को साधने की कोशिश करेंगे और आजम खां के किले को बचाने की कोशिश करेंगे। ये किले के मैदान में जनसभा भी इसी वजह से रखी गई है कि ये किले के मैदान से इस स्टेज के ऊपर से यहाँ ये राम मनोहर लोहिया मंच बनाया गया है। इस राम मनोहर लोहिया मंच से ही अखिलेश यादव यहाँ समाजवादी पार्टी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने के बाद आजम खां का जो वर्चस्व है उसको बचाने के लिए, उसको यहाँ ये बताने के लिए कि ये सीट का जीतना किस लिए जरूरी है, उसके लिए यहाँ पहुंचेंगे और इस स्टेज पर वो गरजेंगे। मैं आपको वो कुर्सियां दिखाता हूँ जहाँ लोग आके बैठेंगे। वोटरों को बैठने के लिए कुर्सियों का जो इंतजाम है वो सामने आप देख सकते हैं। यहीं से अखिलेश यादव का कार्यक्रम की शुरुआत होगी और वो सबसे पहले आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी से हेलीकॉप्टर के से आएंगे और वहां से कार के द्वारा इस स्टेज पर आकर वो अपना कार्यक्रम करेंगे। देख सकते हैं आप। न्यूज़ वन इंडिया के लिए फहीम खान, रामपुर। इस वक्त आप और फहीम हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। फहीम, चूंकि आप लगातार रिपोर्ट दिखा रहे थे कि वहां पे तैयारियां कैसी हैं, वहां पे सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कैसे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? अखिलेश यादव आज उनके बीच होंगे? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि रामपुर आज आंखें बिछाए बैठा है अपने प्रिय नेता अखिलेश यादव को देखने के लिए। रामपुर खास तौर से मैं उनकी बात कर रहा हूं जो समाजवादी पार्टी के नेता या कार्यकर्ता हैं। जो अखिलेश यादव यहाँ पहुंच रहे हैं किले के मैदान में और उनका कार्यक्रम 1 बजे है, लेकिन वो 2 बजे के लगभग यहाँ पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद वो उस शाख को बचाने की कोशिश करेंगे जिस शाख को वो लोकसभा के उपचुनाव में नहीं बचा सके थे। राजेश, दूसरा मामला मैं ये भी बता दूं कि मुकाबला जो है वो सरकार से है। सरकार के पूरी फौज, मंत्रियों की पूरी फौज सरकार की रामपुर के अंदर मौजूद है और वो डोर टू डोर जाने के बाद प्रचार कर रही है और समाजवादी पार्टी की कमर को तोड़ रही है। कमर को तोड़ना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके जो अच्छे अच्छे नेता, कद्दावर नेता जो आजम खां के साथ जमाने से रह रहे थे, वो पार्टी को छोड़कर आजम खां को अलविदा कहकर वो समाजवादी पार्टी को जो है दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और माननीय योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री के जो कार्य हैं उनकी सराहना करते हुए, उनकी योजनाओं की सराहना करते हुए आज कमल का फूल हाथ में लेकर दरवाजे और गली गली भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। तो उस भगदड़ को रोकने के लिए अखिलेश यादव का ये आगमन है। आजम खान ने जो आंसू बहाए हैं स्टेज पर खड़े होकर, राजेश ये एक अहम बात बता रहा हूं मैं आपको कि आजम खान ने जो लगातार जनसभा करने के बाद उन जनसभाओं में आंसू बहाए हैं और विवादित बयान भी दिए हैं, उनका कितना असर होता है ये देखने वाली बात होगी। उसी के क्रम में अखिलेश यादव आज खुद तो यहाँ पहुंच ही रहे हैं, साथ ही साथ भीम आर्मी के चीफ रावण का भी आगमन रामपुर में हो चुका है। चंद्रशेखर आजाद कल से ही यहाँ मौजूद हैं और जयंत चौधरी परसों यहाँ मौजूद होंगे। तो जिस तरह से दोनों तरफ से लगातार जोर आजमाइश चल रही है अपने पक्ष में वोट करने के लिए, ये देखना होगा कि ये सेरा किसके सिर सजेगा राजेश। लेकिन रामपुर का चुनाव बड़ा दिलचस्प हो चला है क्योंकि रामपुर आजम खां का गढ़ है, आजम खां की सीट है। आजम खां 45 साल से इस सीट पर राज करते रहे हैं और वो यहीं से बादशाह बने और उसके बाद अब चूंकि उन्हें हेड स्पीच मामले में सजा हुई और उनकी विधानसभा रद्द हो गई तो ये चुनाव हो रहा है। लेकिन प्रतिष्ठा आज भी वैसी की वैसी आजम खां की ही है। जो प्रत्याशी उन्होंने उतारा है उनसे बहुत सारे लोगों ठीक है फहीम, आप नजर बनाए रखिए, मैं फिर आपके पास लौटूंगा। आप अखिलेश यादव के इस पूरे दौरे पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया। अगली खबर भदोही से, जहां एक बार फिर विजय मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और विजय मिश्रा की बहू रूपा मिश्रा के नाम का फ्लैट कुर्क होगा। 11 करोड़ 55 लाख की कीमत का फ्लैट जो है उसे कुर्क किया जाएगा। गैंगस्टर एक्ट में डीएम ने फ्लैट कुर्क करने का आदेश दिया है। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी में यह फ्लैट है और आपराधिक कृत्यों से अर्जित पैसों से फ्लैट खरीदने का आरोप है। तो 11 करोड़ 55 लाख की कीमत का यह फ्लैट जिसे कुर्क किया जाएगा। तो विजय मिश्रा की बहू रूपा मिश्रा के नाम का यह फ्लैट जिसे कुर्क किया जाएगा और अपराध की संपत्ति से अर्जित किया हुआ ये बनाया हुआ फ्लैट, खरीदा हुआ फ्लैट। तो एक बार फिर विजय मिश्रा की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और विजय मिश्रा की बहू रूपा मिश्रा के नाम का जो एक फ्लैट है उसे कुर्क किया जाएगा। 11 करोड़ 55 लाख रुपए की कीमत का यह फ्लैट है जिसे अब कुर्क करने की तैयारी की जा रही है।
और उत्तर प्रदेश में 4 आईएएस अफसर सेवानिवृत्त हुए हैं। शालिनी प्रसाद एडिशनल सेक्रेटरी पंचायती राज रिटायर हुए हैं, जबकि आईएएस राधेश्याम मिश्रा विशेष सचिव राजस्व वो भी रिटायर हुए हैं। और आईएएस दीप चंद्र एसीईओ ग्रेटर नोएडा, उनकी सेवा भी समाप्त हुई है, वो रिटायर हुए हैं। और आईएएस राजन शुक्ला एसीएस सिविल डिफेंस भी सेवानिवृत्त हुए हैं। तो आईएएस राजन शुक्ला एसीएस सिविल डिफेंस भी सेवानिवृत्त हुए हैं। और यूपी में 4 आईएएस अफसर जो अपने काम को लेकर जाने जाते थे, वो सेवानिवृत्त हुए। और आगे बढ़ते लखनऊ से खबर है, जहां प्रदेश में पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और प्रदेश में 2 पीसीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं, जिसमें पूर्णेंदु सिंह एएसपी यूपीपीसीएल मुख्यालय बनाए गए हैं, जबकि आशुतोष मिश्रा अपर पुलिस अधीक्षक बाराबंकी बनाए गए हैं। तो पुलिस विभाग में लगातार इसे और बेहतर करने के लिए कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं। आशुतोष मिश्रा अपर पुलिस अधीक्षक बाराबंकी बनाए गए हैं, जबकि प्रदेश में पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, 2 इनकी संख्या है। और 2 पीसीएस अफसरों को इधर से उधर किया गया है। और सोशल मीडिया पर इन दिनों नोएडा का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें थाने के सामने 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो रही है। ये मामला कोतवाली सेक्टर 39 का है। वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पुलिस के सामने 2 पक्ष मारपीट कर रहे हैं और पुलिस मामले में बीच बचाव करती नजर आ रही है। साथ ही पुलिस थाने में चलकर मामले को सुलझाने की बात भी कर रही है। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां एक वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। और बताया जा रहा है कि कुछ महीने पहले ही सैदपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर ककरही गांव में एक बारात आई थी, जिसमें एक युवक डांस करते हुए तमंचा लहरा रहा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पकड़े गए युवक के पास से एक देसी कट्टा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। और खबर मेरठ से है, जहां छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवती से मारपीट की गई है। दबंगों ने घर में घुस के युवती के परिवार को भी पीटा और बीच बचाव करने आए पड़ोसियों की भी पिटाई की गई। पीड़ित परिवार शिकायत लेकर एसएसपी ऑफिस पहुंचा। थाना टीपी नगर के कुंजगंगा कॉलोनी का मामला है। बीच बचाव करने आए पड़ोसियों को भी पीटा गया। जहां बेखौफ लोग, इनमें ना पुलिस का डर ना प्रशासन का। अब पीड़ित परिवार शिकायत लेके एसएसपी ऑफिस पहुंचा है। थाना टीपी नगर के कुंजगंगा कॉलोनी का यह मामला, जहां छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवती से मारपीट की गई और दबंगों ने घर में घुस के युवती के परिवार को पीटा और जो बीच बचाव करने आया उनके साथ भी मारपीट की गई। अब यह पीड़ित परिवार आला अधिकारी के दफ्तर पहुंचा, एसएसपी ऑफिस पहुंचा, जहां कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। थाना टीपी नगर के कुंजगंगा कॉलोनी का यह मामला है। मेरठ में छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक युवती के साथ मारपीट की गई और जब पड़ोसी बीच बचाव करने आए तो उनको भी पीटा गया। पिटाई का यह घटना कैमरे में कैद हुई। अब पीड़ित परिवार एसएसपी ऑफिस पहुंचा, जहां कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो ये तस्वीरें जिसमें देखिए ये 2 युवक हैं जो डंडे से वार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि युवती के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी, उसने विरोध किया तो उसको पीटा गया और जब बचाने पड़ोसी आए तो उनके साथ भी मारपीट की गई। अब ये पीड़ित परिवार एसएसपी ऑफिस पहुंचा है और कार्रवाई की मांग कर रहा है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।